नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में। तो दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है अरस्तू द्वारा संविधानों का वर्गीकरण, कि अरस्तू जी ने संविधान को कितने प्रकार से बांटा है। ये इस टॉपिक से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एमए पॉलिटिकल साइंस में हो या फिर बीए के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। और यूजीसी नेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से तो उसमें भी ये पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, अरस्तू द्वारा संविधानों का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं। अरस्तू द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण का मूल्यांकन निम्न बिंदुओं में किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। यह राजनीतिक सिद्धांत का एक आधारभूत और शाश्वत योगदान माना जाता है। तो मतलब कि अरस्तू जी ने जो ये वर्गीकरण किया है, ये राजनीतिक सिद्धांत का एक शाश्वत योगदान माना जाता है। पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, अरस्तू ने शासन व्यवस्थाओं को दो मानदंडों पर आधारित करके वर्गीकृत किया है। तो आइए देखते हैं वो कौन से दो मानदंड हैं। जो पहला मानदंड है, कितने लोग शासन करते हैं, कि जैसे कि किसी राज्य में कितने लोग शासन करते हैं, एक लोग, दो लोग या फिर उससे ज़्यादा। और जो दूसरा मानदंड है, शासन का उद्देश्य क्या है, जैसे कि सार्वजनिक हित या सभी लोगों का हित या फिर व्यक्तिगत हित या फिर अपना हित। और इन दोनों आधार पर, इसके आधार पर उसने 6 रूप बताए। तो इन दोनों आधार पर अरस्तू जी ने इसके 6 रूप बताए हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से 6 रूप हैं। जो इसमें दोस्तों, पहला है शासक संख्या, और दूसरा है सार्वजनिक हित, और तीसरा है व्यक्तिगत हित। तो आइए देखते हैं। तो शासकों की संख्या की अगर हम बात करें तो जब एक व्यक्ति का शासन है तो सार्वजनिक हित में वो राजतंत्र कहा जाता है, और व्यक्तिगत हित में वो तानाशाही बन जाता है। और कुछ लोगों के शासन की बात करें तो सार्वजनिक हित में वो अभिजात तंत्र बन जाता है, और व्यक्तिगत हित में वो कुलीन तंत्र बन जाता है। और कई लोग जब शासन करते हैं तो सार्वजनिक हित में वो धर्म संघ या पॉलिटी कहा जाता है, और व्यक्तिगत हित में वो लोकतंत्र बन जाता है। इसे भीड़ तंत्र भी अरस्तू जी कहते हैं। और इस पॉलिटी को अरस्तू जी सबसे अच्छा तंत्र मानते हैं। तो ये हमने देखा कि उसके 6 रूप संविधान के वर्गीकरण के। और आगे चलते हैं, अरस्तू के विचारों का मूल्यांकन। थोड़ा सा दोस्तों हम इधर पीछे आ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। एक शासक संख्या, एक व्यक्ति, कुछ लोग, कई लोग। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे तो सही रहेगा। इससे फिर आप बना करके लिख सकते हैं। और अरस्तू के विचारों का मूल्यांकन। तो पहला पॉइंट, वैज्ञानिक एवं अनुभवपरक दृष्टिकोण। तो अरस्तू जी का जो अनुभवपरक दृष्टिकोण था उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। अरस्तू ने 158 नगर राज्यों के संविधान का अध्ययन किया था। तो अरस्तू जी ने उस समय के 158 नगर राज्यों के संविधान का अध्ययन करके ही अपना ये जो वर्गीकरण दिया था। उसके बाद उनके निष्कर्ष अनुभव आधारित थे, इस कारण उन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो अरस्तू जी के इसी अनुभव के कारण ही उन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट, शासन रूपों का वर्गीकरण व्यवस्थित, तार्किक और तुलनात्मक है। उसके बाद आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, उद्देश्य आधारित वर्गीकरण की मौलिकता। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। उसने शासन व्यवस्था का मूल्यांकन केवल संरचना से नहीं बल्कि उद्देश्य से जोड़ा है। तो अरस्तू जी ने जो शासन व्यवस्था का मूल्यांकन किया है वो उसको उद्देश्य से जोड़कर किया है, कि शासन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, न कि केवल एक संरचना। और आगे देखते हैं, यह धारणा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों जैसे लोकहित, जनसहभागिता, नैतिक शासन से मेल खाती है। तो अरस्तू जी की जो धारणा है ये लोकहित, नैतिक शासन और जनसहभागिता से
समानता रखती है। और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, मिश्रित शासन की अवधारणा। तो यहाँ पर मिश्रित शासन को पोलिटी भी कहा जाता है, मिश्रित शासन को। तो पोलिटी को उसने सर्वश्रेष्ठ वास्तविक शासन कहा जहाँ अमीर और गरीब दोनों की भागीदारी हो। तो अरस्तु जी का कहना है कि ये पोलिटी ही एक ऐसा वास्तविक शासन की प्रक्रिया है जिसमें अमीर और गरीब दोनों की भागीदारी होती है। और आगे चलते हैं। उसके बाद आधुनिक संवैधानिक सरकार, कानून का शासन और मिश्रित राजतंत्र लोकतंत्र के विचार इसी से प्रेरित हैं। तो इस समय का जो कानून का शासन है और मिश्रित राजतंत्र लोकतंत्र, ये सब इसी के विचार से प्रेरित हैं। और चौथा पॉइंट देखते हैं, लोकतंत्र के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। अरस्तु लोकतंत्र को विकृत रूप मानता था क्योंकि उसमें वह भीड़ तंत्र और जनता द्वारा अत्याचार का खतरा देखता था। अरस्तु जी लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि अरस्तु जी का कहना था कि लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र है। इसमें जैसे कि कोई अगर गलत व्यक्ति शासन करने पहुंच गया तो वो फिर जनता का अत्याचार करेगा। और आगे चलते हैं। आधुनिक युग में लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है, इसलिए अरस्तु की यह आलोचना सीमित मानी जाती है। लेकिन दोस्तों उस समय अरस्तु जी तो लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते थे, भीड़ तंत्र की नज़र से वो देखते थे। लेकिन आज के समय में जो हम लोगों के समय में लोकतंत्र को सर्वोत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर अरस्तु जी की जो आलोचना है उस पर थोड़ा सा विराम लग जाता है कि यहाँ पर लोकतंत्र सफल दिख रहा है हम लोगों को। जबकि अरस्तु जी पॉलिटी को मानते थे, लोकतंत्र पॉलिटी का ही विकृत रूप है। और पांचवा पॉइंट देखते हैं, सामाजिक आर्थिक आधार की समझ। उसने माना कि हर शासन का चरित्र उसके मध्य वर्ग पर निर्भर करता है। अरस्तु जी का कहना था कि कोई भी जैसे कि राज्य है तो उस राज्य का जो चरित्र है वो उस राज्य के मध्य वर्ग पर निर्भर करता है। यदि मध्य वर्ग अच्छा है तो राज्य का चरित्र अच्छा होगा, और मध्य वर्ग यदि अच्छा नहीं है तो उस राज्य का जो चरित्र है वो अच्छा नहीं होगा। और अगला पॉइंट देखते हैं, मजबूत मध्य वर्ग से स्थिर संविधान बनता है। यह विचार आज भी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। अरस्तु जी का ये जो विचार है ये आज भी इसको सही माना जाता है कि मजबूत मध्य वर्ग से ही एक स्थिर और मजबूत संविधान बनता है। यदि मध्यम वर्ग मजबूत रहेगा तो हमारा संविधान भी मजबूत रहेगा। और छठवां पॉइंट देखते हैं, आदर्शवाद और यथार्थवाद का संतुलन। तो इसमें है, प्लेटो की तरह केवल आदर्श नहीं बल्कि व्यवहारिक समाधान दिए। तो जैसे कि प्लेटो जी केवल अपना आदर्श राज्य की कल्पना करते रहे, केवल आदर्शवादी सिद्धांत दिए, जबकि अरस्तु जी ने व्यवहारिक समाधान दिए क्योंकि इन्होंने 158 नगर राज्यों के संविधान का अध्ययन किया था। तो कहीं न कहीं इन्होंने उचित मतलब कि प्रैक्टिकली अगर करके कोई समाधान देता तो वह ज़्यादा अच्छा होता है। और यथार्थ जीवन की समस्याओं के आधार पर शासन रूप सुझाए। तो यही कि जीवन की जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उसी के आधार पर अरस्तु जी ने जो शासन के 6 रूप हैं उसी को बताया है। उपरोक्त बातों का दोस्तों यदि हम सारांश में मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कि अरस्तु का संवैधानिक वर्गीकरण का एक छोटा सा पैरा बना के हम उसको समझ सकते हैं कि सकारात्मक पक्ष की बात करें तो अरस्तु जी के संविधान वर्गीकरण में तुलनात्मक, वैज्ञानिक और अनुभवपरक अध्ययन देखने को मिलता है। शासन रूपों को नैतिकता से जोड़ने की मौलिकता ये भी देखने को मिलती है। मिश्रित संविधान का आधुनिक लोकतंत्र में उपयोग। तो जो मिश्रित संविधान है वो आज के लोकतंत्र में उसका उपयोग हमको देखने को मिलता है। मध्य वर्ग और सामाजिक स्थिरता की समझ भी हमें इनके वर्गीकरण में देखने को मिलता है। और
नकारात्मक पक्ष की भी बात हम लोग कर लेते हैं इनके वर्गीकरण का। लोकतंत्र की गलत व्याख्या ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण। तो यहाँ पर दोस्तों नकारात्मक पक्ष में ये है कि उन्होंने लोकतंत्र को गलत बताया था, गलत, जबकि आज के समय में लोकतंत्र ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो उस समय की क्या पता वैसी परिस्थितियाँ रही हों, तो इसी के कारण उन्होंने उसको लोकतंत्र को गलत बताया। और दूसरा पॉइंट, उद्देश्य आधारित वर्गीकरण की व्यक्तिपरकता। तो अरस्तु जी ने जो संविधान का वर्गीकरण किया है वो उद्देश्य के आधार पर किया है, जैसे कि सार्वजनिक हित या व्यक्तिगत हित। तो यहाँ पर वही बात की गई है। और अगला पॉइंट है आधुनिक राज्य की व्यापकता और जटिलता को समझने में असमर्थ, क्योंकि वह नगर राज्य के युग में था। तो अरस्तु जी, जाहिर सी बात है कि उनके समय में जो नगर राज्य होते थे छोटे छोटे, तो और आज के समय में जो राज्य हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उस समय की जो समस्याएं रही होंगी और इस समय की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं। और आगे हम छोटा सा निष्कर्ष की बात कर लेते हैं अरस्तु जी के संविधान के वर्गीकरण का। तो इसमें अरस्तु का संवैधानिक वर्गीकरण आज भी राजनीति विज्ञान की आधारशिला माना जाता है। तो ये जो अरस्तु जी का संविधान का वर्गीकरण है, ये आज भी राजनीति विज्ञान की एक नींव मानी जाती है। और यद्यपि समय और परिस्थितियों के कारण कुछ विचार अप्रासंगिक हैं, परंतु शासन रूपों के वैज्ञानिक विश्लेषण, मिश्रित संविधान और सार्वजनिक हित आधारित मूल्यांकन की उसकी अवधारणा आज भी पूर्ण रूप से उपयोगी और प्रासंगिक है। तो जो उनकी मूल्यांकन की अवधारणा है वो आज भी पूर्ण रूप से उपयोगी और प्रासंगिक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तथा यदि आपका कोई मित्र या फिर दोस्त राजनीति विज्ञान से अध्ययन कर रहा है, चाहे वो एमए में पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हो या फिर बीए में उसका राजनीति विज्ञान विषय हो, तो ये वीडियो आप लोग उसे भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी थोड़ी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों ये मैंने अपने से इसको छोटे में करके इसको आपको बताया है ताकि आप इसे देख लें, अरस्तु जी के संविधान का वर्गीकरण, और परीक्षा में इसे आप विस्तृत रूप से लिख सकें कि यदि आ जाए तो। वो जो ऊपर 3 कॉलम मैंने बताया था, एक संख्या और शासन का रूप, तो वो कॉलम आप लोग याद रखिएगा, उसी के आधार पर आप लोग बना के लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।